नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सबों के सामने आज पर्यावरण दिवस पे कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ। दो शब्द कहने को तो बस दो शब्द नहीं होते, कुछ विचार अपने व्यक्त करना चाहती हूँ कि हम पर्यावरण दिवस मनाते ही क्यों हैं। सबसे पहले तो कोई भी दिवस मनाने का एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जानें, उसको पहचानें और उसकी ओर जागरूक हों। चाहे हम मदर्स डे मनाते हों या फादर्स डे मनाते हों, हर किसी का अपना एक मकसद होता है। कुछ समय पहले मेरा भी ये मानना था कि भाई किसी एक दिन अपने इतने करीबी रिश्तेदार को क्यों देना, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जिनकी वजह से हम आज सांसें ले पा रहे हैं, हम इस दुनिया में हैं, उनके लिए सिर्फ एक दिन। लेकिन जब बाद में उसको गहनता से देखा तो समझ में आया सिर्फ ये एक दिन की बात नहीं है, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ये सिर्फ एक दिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ के निकल जाते हैं। तो कम से कम एक दिन तो हम बाहर निकल के लोगों को बताएं कि ये सही नहीं है, अपने माँ बाप का ध्यान करो। तो वो जो सामूहिक रूप से हम किसी को ये बात कहते हैं ना, तो उसका असर ज़्यादा होता है। अगर आपने रोंडा बर्न की द सीक्रेट पढ़ी हो, रहस्य, तो उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़े अच्छे से इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की है, जिसमें अगर सब लोग एकजुट होकर कोई काम करते हैं या कुछ कल्पना करते हैं या कुछ सोचते हैं तो उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। तो अभी आगे कुछ भी कहने से पूर्व मैं आप लोगों के सामने एक कविता पर्यावरण दिवस के ऊपर जो लिखी थी, एक छोटी सी, वो पेश करने की कोशिश करूँगी हूँ। दो मुट्ठी जमीन की गरज है मेरे नन्हे बीज को, दो मुट्ठी जमीन की गरज है मेरे नन्हे बीज को, सूरज से तपकर कुछ बूंद जल से सींच कर फूट पड़ता है उसमें छिपकर बैठा छोटा सा प्राण। चंद पत्तियों के संग झांकता हुआ मिट्टी से बाहर आकर फिर तो बढ़ता ही जाता अपने भीतर उम्मीद जगाकर। दिन ब दिन कोमलता को छोड़ प्रकृति के साथ जूझकर कठोर व्यापक व विशाल बनता जाता, भीतर व बाहर लहलहाता। जमीन के भीतर अपनी नींव का विस्तार कर, किसी टहनी में होते फूल रंग बिरंगे, कहीं फल हजार, पत्तियां हिला हिला कर जैसे वो बिखेरता अपना प्यार। चींटी, मधुमक्खी, सांप, नेवले, न जाने कितनों का संसार, कई छोटे बड़े चिड़ियों का बनाता वही घर परिवार। अपनी सांसों से प्रकृति को करता शुद्ध निरंतर, बरखा रानी आती धरती पर इसके ही पुकार पर, फिर क्यों न इसके साथ चले समय के हर मोड़ पर। हम मानव को तो चाहिए 2 गज की जमीन मरने पर, जीने के लिए उखाड़ते न जाने कितनी जानों का घर, फिर भी मानव विस्तार के लिए छोड़ते नहीं कोई कसर। क्यों न प्रकृति विस्तार को लगाएं पेड़ हर डगर पर। असल में प्रकृति विस्तार के बारे में बात करने बेमानी होगी, क्योंकि हम जैसे लोग जो अपने घर परिवार में बंद होके रहते हैं, पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, हम शायद कभी कुछ कर ही ना पाए अगर ये सोच के बैठे रहे कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे एक के करने से क्या होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्रकृति के लिए कितने समर्पित हैं। कितने सारे लोग हैं जो रेलवे स्टेशनों पर, सड़क के किनारों पर रोज नए पेड़ लगा रहे हैं, और सिर्फ लगा के छोड़ नहीं रहे हैं। अगर उनके पास खुद वक्त नहीं है तो वो कुछ लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जो उनको पानी दे, उनको खाद डाले और उनकी निगरानी करे जब तक कि वो खुद ही सारे माहौल को सहने वाले ना बन जाएं। अभी जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों बनाते हैं, तो किसी बात का मकसद तो इतना ही होता है ना कि ऐसे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर याद रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे याद रखें, है कि नहीं। तो इसके लिए ही हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस की शुभारंभ हुआ था दिसंबर 1972 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी इसके लिए कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारे पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से उस पर बुरा असर पड़ रहा है, तो उसको क्या किया जाए, हम जैसे लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ विचारकों ने इसकी पहली मीटिंग रखी थी 1972 में, और उसी समय सोचा गया कि इसके लिए एक दिन रख देना चाहिए। तो 5 जून, जिस दिन ये पहली मीटिंग हुई थी, उसी दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा हर वर्ष। और फिर
पर्यावरण दिवस जो है उसमें यही कहा जाता है कि हम पर्यावरण के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, पर्यावरण पे कितना बुरा असर पड़ा है, इन बातों के लिए जागरूक किया जाता है। जैसे 2019 में वायु प्रदूषण थीम था। अभी 2020 में बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि तरह तरह के जीव हैं। कुछ जीव हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, कुछ जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो हर जीव का एक अपना महत्व है। अगर हम फूड पिरामिड की बात करें तो हर स्तर पे हर जीव का अपना एक रोल होता है। तो उन जीवों को जीना पर्यावरण के संवर्धन के लिए, पर्यावरण के चलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहीं पे एक मैंने किसी आर्टिकल में भी पढ़ा कि मनुष्य और जानवरों में क्या फ़र्क है। तो मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही सही बात कही है यहाँ कि जानवर खुद को प्रकृति के अनुरूप ढालते जाते हैं। जानवर खुद को प्रकृति के अनुरूप ढालते जाते हैं, पर मनुष्य प्रकृति को अपने अनुरूप मनचाहे तरीके से बदलने की फितरत में रहता है। मनुष्यों को याद रखने की जरूरत है कि प्रकृति उनकी जागीर नहीं है जिसके साथ वो मनचाहा खिलवाड़ करते हैं। जब यही माँ विकराल रूप धारण कर संपूर्ण विश्व पर कहर बन बरसती है, तभी मानवों को प्रकृति की शक्ति समझ में आती है। अब एक आप लोगों ने अगर सुना होगा जो पूरे विश्व में एक सेंसेशन के रूप में आ गई है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं 8 साल की हूँ, मैं 10 साल की हूँ, मैं 15 साल की हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं 20 से 30 साल की हूँ, अभी तो मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो हर उम्र में एक कोई ना कोई बहाना होता है कि कुछ काम ना किया जा सके इसका। तो हम कई सारे उदाहरण देख सकते हैं जिसमें छोटी सी छोटी लड़की 8 साल की ग्रीटा थनबर्ग हो, या फिर बुढ़ी मतलब बुढ़ापे के स्तर पर जा चुके कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व पर्यावरण को समर्पित कर दिया है। तो किसी भी उम्र में, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कौन से उम्र में हैं, कौन सी व्यवस्था में जी रहे हैं, अगर हमारा मन चाहता है कि हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर ही कर सकते हैं। तो ये ग्रेटा थनबर्ग जब 8 साल की थी तब उसने ये मुहिम चलाया। अपने परिवार से बहुत ही नाराज़ थी क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम परिवार से ही शुरुआत नहीं करते हैं तो आगे लोग क्या मानेंगे। उसने स्कूल जाना तक छोड़ दिया और वो बहुत बीमार रहती थी, तो उनकी बात को उनके माँ बाप को भी मानना पड़ा और उस राज्य के सरकार को भी मानना पड़ा, सबको उसके आगे घुटने टेकने पड़े। तो ये लड़की मतलब जब इसने शुरू किया था तो इसका कहना था कि कार्बन फुटप्रिंट मतलब जो भी हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, या डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी जिससे इस तरह का प्रदूषण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो उसका मानना था कि हम क्यों ना इन सब चीज़ों को अपने घर में बंद कर दें, कम से कम हम तो इस्तेमाल ना करें। उनकी माँ ओपेरा सिंगर थी, वो अपनी माँ से कहती रहीं कि माँ तुम नहीं जाओ, अपनी बेटी की जान के लिए, क्योंकि वो बेटी जब उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था तो उसके इतने आग्रह पर फिर माँ को सब छोड़ना पड़ा और उसने फ़्लाइट में सफ़र करना बंद कर दिया। फिर ग्रेटा थनबर्ग आज तो 17 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जब वो 15 साल की थी तब उन्होंने एक भाषण दिया था, जो भाषण पूरे विश्व में विख्यात हुआ। उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार के लिए भी नवोन्नीत किया गया था। तो ग्रेटा थनबर्ग का मानना था कि जो लोग हैं वो जागरूक बने, ज़्यादा जो जाने कि हमारे पर्यावरण को कितना ज़्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी प्रकृति किस कदर मुरझाए जा रही है। तो वो 8 साल की लड़की 8 साल से संघर्ष करते 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 जब वो अब 15 साल की हुई तब उसकी मुहिम को सारे विश्व ने पहचाना, यूनाइटेड नेशंस ने उसको बुलाया। और अभी पिछले ही साल उसने यूनाइटेड नेशन में एक कटाक्ष किया था सारे अपने ब्रिटिश और फ्रांस और यूरोप के सारे देशों पे कि यहाँ के जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो इशू वाली बात कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस छोटी सी लड़की ने कहा था तभी कि ये भले ही वयस्क हो चुके हैं, परिपक्व मानते हैं खुद को, लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो परिपक्व नहीं है। वो इतना भी नहीं समझ पा रही है कि उनके पर्यावरण के साथ क्या कुछ हो चुका है। तो जिन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही है उनसे कुछ कहना ही बेकार है। फिर उन्होंने अभी पिछले साल जब कहा था कटाक्ष करते हुए कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो नेचर है, जो हमारा घर है, उसमें आग लग चुकी है और आग बुझाने वाला कोई नहीं है। तो इस कटाक्ष को सारे गवर्नमेंट ने सही तौर पे नहीं लिया और उनको कई जगहों से बॉयकॉट कर दिया गया।
फिर लेकिन उनको बॉयकॉट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ग्रीटा इफेक्ट के नाम से, स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट के नाम से उनका ये मुहिम विश्व भर में व्याप्त रहा। सब लोग उसकी इस बात को सराहते रहे और उसकी ही तरह पर्यावरण के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान देने के लिए प्रयत्नरत रहे। और बच्चे भी इसमें आए। उनका कहना था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट का मतलब था कि जिस स्कूल में हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें अपने पर्यावरण के साथ ऐसा कुछ करना है, हमारे प्रकृति के साथ ऐसा कुछ करना है, तो हमें नहीं सीखना है कुछ। और अगर हमें परिपक्व होकर, हमें बड़ा होकर ऐसी परिपक्वता हासिल करनी है तो नहीं चाहिए हमें ऐसी परिपक्वता। तो ये उनका कथन था जिसकी वजह से इन्होंने स्कूल्स के बॉयकॉट किए थे और ये बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे। इनका मानना था कि स्कूल में कुछ भी सीखने से पहले हमें अपने प्रकृति को बचाना होगा। जिस प्रकृति की गोद में हम खेलते हैं उस प्रकृति के लिए हमें पहले अपने आप को न्यौछावर करना होगा, उससे कुछ सीखना होगा। एक भारत में कर्नाटक राज्य की महिला रही हैं, उन्हें सब अम्मा के नाम से जानते थे, सलूमर्दा थिमक्का। सलूमर्दा थिमक्का ने 385 बरगद के पेड़ लगाए थे। बरगद के पेड़ 385, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है। और इसके साथ ही इन्होंने 8000, पूरी गिनती की हुई 8000 अलग अलग तरह के पेड़ भी लगाए थे। जब असल में सलूमर्दा थिमक्का को कोई अपना बच्चा नहीं था तो इन्होंने सोचा कि अगर मेरा कोई ऐसा बच्चा नहीं है तो क्यों ना पेड़ लगा कर ही उनको बच्चा मानूं। तो इन्होंने किलोमीटर तक जा के 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक जा करके पेड़ लगाती रहीं और उनको 4-4 किलोमीटर रोज खुद जा करके चल करके और सारे पेड़ों को पानी दिया करती थी। तो इस तरह से उन्होंने इतने पेड़ों को लगाया, उनको बचाया और एक पेड़ों का शहर सा बसा दिया। फिर क्या हुआ था एक बार कि किसी बगे पाली हलगुरु रोड के लिए था कि ये सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो इतने मुश्किल से जो पेड़ इतने बड़े हो पाए हैं उनको कैसे काट दिया जाए। तो उनकी इस गुजारिश पे राज्य सरकार को मानना पड़ा और फिर वो पेड़ नहीं काटे गए। फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं, जैसे एलन मस्क हैं। उन्होंने ऐसी कार चलाई है अभी जिसमें ईंधन, जो पेट्रोल ईंधन या ऐसी ईंधन नहीं लगती है, लेकिन उसको अभी तक 2 ही लोग खरीद पाए हैं जो लोग खुद ही एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मतलब जो पर्यावरण के लिए बहुत सोचते हैं। पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं और जॉर्ज क्लूनी। इन दोनों का नाम आपने शायद सुना ही होगा क्योंकि सबसे फेमस कलाकारों में आते हैं। तो इन दोनों ने उनको, एलन मस्क को प्रोत्साहित किया उनका वो पहला कार खरीद करके। उसके बाद हमारे राजस्थान के एक है जिनको रेन मैन ऑफ राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। ये राजेंद्र सिंह जी ने एक जगह पे जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था वहाँ पे इन्होंने अब कुछ गांव के लोगों के साथ मिलके बहुत मेहनत की, वहाँ बहुत सारे पेड़ भी लगाए और इतने सारे पेड़ लगाए कि जो बेजान सी जमी थी, जो रेगिस्तान था, वहाँ पे भी बारिश आने लगी और वो एक वन सा बन गया वहाँ भी। तो इनकी, राजेंद्र सिंह की एक कही हुई बात है जो कि बहुत अच्छी बात है, जो सभी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ये कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसको एक बैंक की तरह समझना चाहिए। जिस बैंक में जब हम पैसे डालते हैं ना, तो जितने पैसे डालते हैं हमें वो डिपॉजिट हमें ज़रूरत के समय पर मिलती है, तो जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको निकालते हैं। तो उसी तरह ये पृथ्वी भी एक बैंक है जिसमें हम जितना डिपॉजिट, जितने पेड़ लगा रहे हैं उतना हमें अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी के जो भी उपकरण हैं, जो भी प्रकृति के उपकरण हैं, उनको एक ही बार में इस्तेमाल कर ले, जैसे बैंक में जो पैसे हैं चलो आज सारे खर्च कर देते हैं तो ज़रूरत के समय में वो नहीं रहेंगे, वैसे ही बैंक में जो प्रकृति में सब सामान हैं उनको हम एक ही बार में इस्तेमाल कर ले तो फिर बाद में जब ज़रूरत हो तो हमें कुछ भी नसीब नहीं होगा। तो इनकी ये कही हुई बात बहुत अच्छी लगी थी मुझे। उसके बाद साउथ अफ्रीका की एक वांगमरी मथाई हैं, इन्होंने भी कुछ 1 बिलियन पेड़ लगाए थे। उसके बाद डॉक्टर प्रकाश आमटे और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे हैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र की। इन्होंने अपना सर्वस्व इन्हीं वन के जीव जंतु के लिए समर्पित कर दिया और इनकी जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि जानवर जो होते हैं ना, उनके साथ अगर आप प्यार जताओ तो अपने हो जाते हैं। तो ये प्रकाश आमटे और मंदाकिनी के साथ शेर, चीते सब बैठ के खेल रहे होते हैं। तो अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा मुश्किल होगी इंसानों को जानवरों से दोस्ती करते हुए।
उसके बाद एक पायेंग जाधव करके हैं जो असम के फॉरेस्ट मैन के रूप में जाने जाते हैं। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने प्रकृति के लिए बहुत कुछ किया, अपना सर्वस्व समर्पित किया और पूरे जगह को बेजान से पेड़ों की वजह से जान डाल दी थी। अभी थोड़ा मैं काव्य भाषा में आती हूँ। एक काव्य पुस्तिका मैंने छपवाई थी 25 कवियों के साथ मिल करके। तो उन 25 कवियों में मिल करके जो सारी प्रेम के ऊपर थी, अलग अलग तरह के प्रेम के बारे में बताया गया है उसमें। तो एक सोपान है उसमें जिसमें मैंने प्रेम की गोद में बहती निर्मल प्रेम की धारा इसके ऊपर लिखा है। तो सुनते हैं। ये कल कल करती नदियाँ, सुर में गाती अटखेलियाँ लेती धरती व गगन के बीच मचलती पंछियों की छोटी बड़ी टोलियाँ, मस्त मगन धैर्य का प्रतीक गर्वीला पहाड़, पहाड़ों से गिरी हुई मनमोहक जल की धारा, छोटे बड़े रंग बिरंगे वृक्षों की लंबी कतार, उन वृक्षों पर सजा किस्म किस्म के जंतुओं का परिवार, पवन की रुनझुन करती मदमस्त बयार, नन्ही कलियों का करना खिल कर देना अपनी सौंदर्यता का प्रमाण, और पूरे वातावरण में महकती उनकी मुस्कान। ये सब तो माँ प्रकृति के ही हिस्सा हैं जिन्हें प्रकृति ने अपनी आंचल में सहेज कर रखा है। प्रकृति भौतिक, जैविक, रासायनिक और आत्मिक सभी चरित्रों को अपने गोद में खिलाती है और उनका लालन पोषण करती है। यूं तो प्रकृति माँ बस देना जानती है, हर हाल में अपने आंचल में खुशियों की हरियाली बसाती है, पर यदि इनके तत्वों से कोई छेड़छाड़ करता है तो माँ विध्वंसक बन जाती है और भूस्खलन, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, चक्रवात के माध्यम से अपने साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देती है। अब वातानुकूलित कमरों में कंप्यूटर स्क्रीन पर समय बिताने वाले को क्या पता कि प्रकृति की असली सुंदरता क्या है। यह तो वह किसान ही बता सकता है जो अपनी सारी जिंदगी प्रकृति की गोद में ही गुजार देता है। चांदनी रात का असली अनुभव तो अपनी छोटी सी कुटिया में वही कर पाता होगा। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में बसे लोगों को चांदनी रात का भला क्या पता होगा। तो इसी के ऊपर मैंने भी एक गांव का उपवन करके किसानी जीवन पे कविता लिखी थी कि जब मैं भी उस अवस्था में पहुंचूंगी जब ऐसा लगे कि अब ये शिक्षण का कार्य शहर में नहीं हो पा रहा, या पता नहीं, अभी तो सोच के समझ भी नहीं आ रहा है, मन करता है अभी चली जाऊं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो उन जिम्मेदारियों को पूर्ण होते ही मैं भी चाहती हूँ कि ये किसानी जीवन अपनाऊं। अभी हाल में ही हमारे पिताजी ने गांव से बताया कि वो गांव में कुछ 500 पेड़ लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गांव में रह के भी 3 महीने में उन्होंने सब बहुत कुछ किया है। तो वैसा ही मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ वैसा ही करूं। मैंने पिताजी से कहा भी कि आपके ही नक्शे कदम पे चलना है, मुझे कुछ ऐसा ही करना है मुझे भी। तो इसके ऊपर जो कविता लिखी है मैं पढ़ती हूँ। कोने कोने के किसानों को कोटि कोटि नमन, जिनकी वजह से मिलता पेट भरकर भोजन, चावल, दाल, गेहूं, आलू, गोभी या टमाटर लाल, रसोई के सारे माल तो उनके ही मेहनत का कमाल। पर देखो उस अन्नदाता का सब आज हाल, अन्न उगाने में जो रहता दिन रात बेहाल, उसकी जिंदगी देश में अपने सबसे फटे हाल, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं उससे उसका हाल चाल। ज्ञान बघाड़ते हम जैसे कितने ही ज्ञानी जन, गगन चुंबी वातानुकूलित कमरों में होकर मग्न, कि उपलब्धि व उत्थान हेतु कैसे करे जतन और कैसे अर्जित करते जाए संचय हेतु धन। शहरी सपनों के मोह जाल में आकर ग्रामीण जन ज्ञान मिलते ही त्याग देते अपना किसानी जीवन। बड़ी निर्ममता से छोड़ अपने सारे खेत खलिहान निकल पड़ते शान से बिताने को नया शहरी जीवन। आज आया दिल में अपने कुछ उल्टा ही ख्याल कि छोड़ छाड़ कर शहरी जीवन का यह जंजाल, निकल परूं मैं गांव के खेतों में जीने अपने बचे साल। प्रकृति की गोद में छेड़ूं दिल के अपने सुर व ताल। सीखना सिखाना ही तो है अपना असल जीवन, उसके लिए बेहतर ही होगा गांव का वो उपवन, जहाँ शान से बनकर आजीवन कर्मठ किसान बना पाऊंगी हर सक्षम बीज को ज्ञानी व महान। अभी एक काल्पनिक कविता सी है चांद और धरती का प्रेम के रूप में, कि जब चांद उगाता है तो धरती उससे क्या कहती है। तो उसके ऊपर एक कविता सुनिए। सो रहा है सारा जहां, देखो ये चांद बस जाग रहा, टकटकी लगाए धरा को निहार रहा, चुपके से चांदनी की चादर बिछा रहा, मंद मंद मुस्कुराकर धरा को रिझा रहा। रूठी थी धरा अपने प्रियतम चांद से, पूछा उसने चांद से रोष भरे प्रेम से,
इतना प्यार जो तू मुझसे करता है, फिर छोड़कर मुझे दूर ही क्यों जाता है? आज कितने ही दिनों बाद तू झूमता आया है, कल से फिर मुझसे आंख मिचौली खेलेगा। तुझे क्या पता तुझ बिन कैसे रात कटती है? एक पहर भी रात्रि की सदियों सी लगती है, और तू न जाने कहाँ घूमता फिरता है। चांद मुस्कुराता हुआ प्यारी धरती को सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बावली से कहता है, देख रे मेरी दुलारी, मैं यहाँ आऊं या ना आऊं, वक्त का पहिया तो एक सा ही चलता जाता है। वो मेरे कहने से तोरे न तुझे इतना सताता है। तू ही प्रेम में पड़कर सब बातें भूल जाती है। मैं तो तेरा दीवाना, किधर तुझसे कभी दूर जाता हूँ। जब से होश है बस तेरे ही चक्कर लगाता हूँ। बस तेरा ये बादल मुझे बिल्कुल न सुहाता है। जब तब हमारे बीच दीवार बनकर आ जाता है। धरती फिर आंखें झुकाकर थोड़ा शर्मा गई। उसे अपनी सारी बदमाशी याद आ गई। चांद से यूं ही एक टक का पलक देखता रहा, जब तक कि सूरज ने उसे हटने का इशारा न किया। अभी मुंबई में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। ये बारिश अभी की बारिश की नहीं है, क्योंकि अब तो हम घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन कुछ वर्ष पहले जब मैंने ये लिखी थी, बारिश की नन्ही पहली बूंद, वो बारिश की नन्ही पहली बूंद आई तो थी बिल्कुल अकेली, जैसे हो कोई पहेली, समेटे हुए अंतर मन की खुशहाली, जो हर दिशा में ले आई हरियाली ही हरियाली। कल रात वह पसीने से लथपथ पेशानी पे आ गिरी, और पूरे बदन पे न जाने कैसी मचा दी खलबली, कि मिला जो भी राह में अजनबी राही, सबको खुश मिजाजी मुस्कुरा कर बांटती चली। बाकियों को देख तैयारी में हो रही देरी, वह बेबाक मन चली, सबको वहीं छोड़ प्रियतम के पास संदेशा ले दौड़ पड़ी। चूमते ही वह बोली, आ रही है पूरी टोली, बुझाने को दिल की प्यास, मनाने को होली। अभी एक हर विचार का एक मौसम होता है। कभी हम खुश होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, कभी गमगीन होते हैं, कभी आक्रोशित होते हैं, और कभी संवेदनाओं से पूर्ण अलग अलग तरह के जो भाव घूमते रहते हैं, उनके हिसाब से विचार भी बनते हैं। तो इस पर एक कविता लिखी थी, विचारों का मौसम। विचारों का भी मौसम होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, तो कभी यहाँ भी पतझड़ होता है। आक्रोशित घृणा मिश्रित विचारों की वो गर्माहट जो जहन को जलाती है, क्या उसकी तपिश सूरज से कम होती है? बड़े जतन से अंतर मन को मिला सकून, भले हो वह मेहमान पल दो पल का, क्या उसकी ठंडक सर्दी से कम होती है? अश्रु, काव्य, वृतांत या शब्द विश्लेषण बनकर जो अंतर विचार छलका करते हैं, विचारों की रिमझिम बारिश ही तो है। और एक वह जालिम मौसम भी तो है, जिसमें नितांत अकेलापन मिलता है, क्या वह निर्मोही पतझड़ से कम है? एक इसी कविता के साथ मैं इसको खत्म करती हूँ। 4 लाइन बस। प्रकृति की दिव्य सुंदर प्रवृत्ति, रंग बिरंगी इसकी अनुपम कृति, इससे ही लहलाती अपनी धरती, पर क्रोध आने पर ये रुख बदलती, और सब कुछ फिर स्वयं निगल जाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।